Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 2nd, Socialism in Europe and the Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं सोशलिज्म इन यूरोप और जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की किस तरीके से इमर्ज हो रही थी यूरोप के अंदर और सोशल चेंज आ रहा था। अब उसका हम इम्पैक्ट भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया, सोशलिज्म ने किस तरीके से यहाँ के जो बिल्कुल चेंजेस कर दिए सोसाइटी को। और हम ये भी देखेंगे कि जो सोसाइटी है एक्चुअली में रशिया की कैसी है, यहाँ पे क्या एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या थी, उसके बाद क्या सिचुएशन हुई रशिया की, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। रशियन रेवोल्यूशन को समझने से पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअली में वहाँ पे हो क्या रहा था और उसकी सोसाइटी किस तरीके से थी। सबसे पहले हम देखेंगे इसके रशियन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन में कि एटलीस्ट जो हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइज थी यूरोपियन में जो ये स्टेट है रशिया, यहाँ पे इसकी सिचुएशन जो है अब रिवर्स हो रही थी। यहाँ पे बिल्कुल जिसे कहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कम थी। अगर हम यूरोपियन स्टेट्स में देखें तो रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइज था वो सबसे कम था उस सिचुएशन, लेकिन अब यहाँ पे रिवर्स होती है एंड सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो सोशलिस्ट हैं जो कि समाज के अंदर एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेके आने वाले हैं, वो गवर्नमेंट को क्या कर लेते हैं, टुक ओवर कर लेते हैं। और रशिया के अंदर किसके थ्रू कर लेते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में, यानी 1970 में जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद वो गवर्नमेंट को हटा के सोशलिस्ट क्या कर लेते हैं, पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले वहाँ था क्या, सबसे पहले था मोनार्की। मोनार्की को फॉल कर दिया जाता है फरवरी में 1917 में, यानी जो रशिया है, रशिया के अंदर किसका रूल है, मोनार्की का। अब मोनार्की को अगर फरवरी 1970 में हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो गवर्नमेंट आ जाती है। फर्स्ट कौन था, मोनार्की। मोनार्की हट जाती है 1917 में, और सेकंड में जब वो कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट आती है तो उसको भी कौन टेक ओवर कर लेता है, सोशलिस्ट कर लेते हैं। अब ये सोशलिस्ट कब कर लेते हैं, जब इवेंट्स होते हैं अक्टूबर के अंदर, जो बहुत सारे आप रेवोल्यूशन देखेंगे तो अक्टूबर के रेवोल्यूशंस के बाद यहाँ पे कौन आ जाते हैं, सोशलिस्ट आ जाते हैं, तो उसी को रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मेन ये है और इसी को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में अक्टूबर रेवोल्यूशन तक पहुँचने तक के लिए कौन कौन से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी और ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। क्योंकि अपने आप तो रेवोल्यूशन होंगे नहीं, कोई ना कोई सिचुएशन तो क्रिएट होती है ना, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। अभी जब सब कुछ सही चल रहा होगा तो कोई मोनार्की को क्यों हटाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, जब भी तो मोनार्की को वहाँ से रिमूव करके सोशलिस्ट ने पावर ले ली। तो ये पूरा एक इसी को कहा जाता है कि जब मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और सोशलिस्ट पावर को ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, रशियन रेवोल्यूशन कहलाता है। और ये अक्टूबर के इवेंट्स से होता है। फरवरी में मोनार्की हट जाती है, अक्टूबर में इवेंट्स होते हैं, रेवोल्यूशन होता है और रशियन रेवोल्यूशन इसी को कहा जाता है। अब लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी एंड सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी रशिया की, और रेवोल्यूशन अगर हुए कैसे एकर्ड हुए, ये सब आंसर हम देखेंगे। रशिया का बिल्कुल न्यू ईयर जो अब स्टार्ट हो गया था बिफोर ऑफ रेवोल्यूशन से पहले हम रशिया के कुछ चीज़ें देखेंगे जिससे कि आप समझ सकें। सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कि रशियन एम्पायर इन 1914 में था कैसे, क्योंकि आप उसको सिचुएशन को समझने से पहले रशिया का एक्चुअल में समझ लीजिए कि वहाँ पे रशिया के अंदर किसका रूल था। ये सार निकोलस सेकंड का जो रूल था, ये वहाँ पे शासन करते थे। और ये इनका वाइट पैलेस हॉल है, विंटर पैलेस हॉल है, और ये कहाँ पे है, सेंट पीटर्सबर्ग पर है। अब यहाँ पे देखेंगे 1914 में जो ये यहाँ पे देख रहे हैं जो रूल है, सार निकोलस सेकंड का रूल करते थे रशिया पे। रशिया एंड इट्स एम्पायर, ये क्यों बोला है, रशिया तो है ही है लेकिन साथ में और भी बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए प्लेसेस थे जो एम्पायर थे, क्योंकि वो इसके साथ जुड़कर रशिया बनाते हैं। अब पहले तो कंट्रीज़ नहीं हुआ करती थी, एम्पायर ही हुआ करते थे, राजा रूल करते थे, इसीलिए तो रशिया और उसके जो एम्पायर है, यानी अगर हम देखें जो टेरिटरी है मॉस्को की या फिर रशियन एम्पायर के अंदर जो आज करंट डे में कंट्रीज़ हैं, ये सारी सारी रशिया में जुड़ी हुई थी, जैसे फिनलैंड, लतेविया, लुथेनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, और ये पैसिफिक तक स्ट्रेच थी सारी जो प्लेसेस हैं जो रशियन एम्पायर तक
जो रशियन एम्पायर है वो यहाँ तक स्ट्रेच था, फैला हुआ था। और अगर हम देखें आज कंपैरिजन करें तो टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिसमें कि जॉर्जिया और अर्मेनिया और अज़रबैजान, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं किस में मिले हुए हैं, ये रशियन एम्पायर के अंदर ही आते हैं। तो रशिया और इट्स एम्पायर ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, रशिया बनाते हैं। इसके अंदर मेजॉरिटी रिलीजन कौन था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इसकी मेजॉरिटी थी, और ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आया था, मतलब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ग्रोन हुआ है ये धर्म। और अगर हम देखें जो और भी एम्पायर में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और भी धर्म थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स चर्च की थी जो सुपीरियर मानी जाती है। ये मैप आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दिया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही रशिया की बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाती है, और उसका हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन पड़ता है, और वहीं से रशिया रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये रशियन एम्पायर आप देख रहे हैं, ये जो एलाइड पावर हैं, इटली और रोमेनिया, फ्रांस और रशिया एम्पायर और ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम, दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्ट हैं ये सब एलाइड पावर हैं, जो कि किससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के किसके अगेंस्ट फाइट कर रही हैं, सेंटर पावर। और सेंटर पावर में कौन कौन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, और फिर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टर्की जो आज प्रेजेंट डे में है, ऑटोमन एम्पायर। तो ये सारे के सारे सेंटर में हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक मैप आपको बोला है कि मैप का पता होना चाहिए एक्चुअल में, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरीके से एक्चुअली में क्या कंडीशन थी। तो वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि किस तरीके से ये सेंटर में यहाँ फंसा हुआ है, और रशिया को किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्रांस जो अगर उसको सपोर्ट करे तो नहीं कर पाए। तो यानी मतलब अभी हम देखेंगे सिचुएशन इसकी, आप टेंशन मत लो, जब अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो सेंटर पावर और एलाइड पावर को ध्यान से देखेंगे। लेकिन जो ये पिंक कलर की सिटीज़ हैं ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, ध्यान रखना। अभी इनको डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को करिए। अभी मैप आप ध्यान रखना, सेंटर पावर और एलाइड पावर दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो रशिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखेंगे इकोनॉमिक और सोसाइटी, वहाँ में एक्चुअली वहाँ पर जो सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी वो हम देखेंगे। 20वीं सेंचुरी में अगर देखें मेजॉरिटी थी रशियन पीपल्स की एग्रीकल्चरिस्ट, यानी वहाँ पे खेती करने वाले लोग ज़्यादा थे। 85% रशियन एम्पायर्स की जो पॉपुलेशन थी वो अर्न करती थी अपनी लिविंग एग्रीकल्चर से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, वहाँ पे खेती ही थी जिससे कि वो अपना जीवन सर्वाइव करते थे। और जो प्रोपोर्शन है हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज से, ये बहुत ज़्यादा था। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ दूसरे से कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर पे जो लोग निर्भर थे ज़्यादा थे। जैसे कि फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो 40 और 50% था सिर्फ उनका। और एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज ऑन नीड्स, यानी रशियन एम्पायर के अंदर अपने लिए तो वो प्रोड्यूस करते थे कल्टिवेटर्स, साथ में एक्सपोर्ट भी करते थे, यानी ग्रेन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी थे, इतना करते थे कि मार्केट में सेल भी कर सकें। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कम थी, यानी लो थी। ये जो पॉकेट हैंड इन पॉकेट बोला है तो दैट मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कम थी। अगर थी भी तो कहाँ थी, सेंट वर्क्स और मॉस्को में थी। वहाँ पे जो क्राफ्ट्स मैन थे वो इसमें काम करते थे। लार्ज फैक्ट्रीज भी थी, लेकिन क्राफ्ट्स वर्कशॉप भी थी, और उसके साथ साथ लार्ज फैक्ट्रीज भी थी। अब ये क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, जो कारीगर होते हैं कारखानों में जो काम करते हैं। मैन्युफैक्चरी जो सेटअप थी 1890 में, तो वहाँ पे आप देखेंगे जब तक तो थी और भी ज़्यादा सेटअप हो चुकी थी, लेकिन अब जब रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड किया जाता है रशिया के अंदर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि भाई कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा ना, जब उसको वहाँ पे लगेगा डेवलपमेंट हो रहा है, तो रशिया के अंदर रेलवे का क्या हो रहा था, अब डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कोल का वो डबल हो गया, और जो आयरन स्टील का आउटपुट है वो क्वाड्रपल हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया। और 19 सेंचुरी के आते आते फैक्ट्री का जो एरिया वो भी बढ़ गया, और लेकिन वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही थे। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे पहले से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं रशिया की। रशिया के रेवोल्यूशन से पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में रशिया में चल क्या रहा था। जैसे कि हमने देखा जो सार निकोलस सेकंड हैं
हैं वो रूल कर रहे थे। एक रशियन एम्पायर है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जो पहले उस एम्पायर में इन्वॉल्व थी, वो हम देख रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है एक्चुअली में। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखो, इंडस्ट्री तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि अगर इंडस्ट्री है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी तो दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट किसको जाएगा, प्राइवेट ओनर को ही जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, ये तो है। और उसमें वर्कों का एक्सप्लॉइट भी होता है, कार्ल मार्क्स ने हमें बताया भी है, जो हमने प्रीवियस उनके थॉट्स पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कम से कम उनको वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिले और लिमिटेड आवर्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा उनसे काम कराया जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए थे वो फॉलो हो रहे थे? नहीं, क्योंकि फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर थे वो कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स, वो ब्रोकन कर देते, रूल्स को ध्यान नहीं रखते थे। और जो क्राफ्ट यूनिट्स थी, स्मॉल वर्कशॉप थी, वर्किंग डे वहाँ पे जो काम का टाइम था वो 15 आवर्स था। सोचो 15 घंटे काम करना, और फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे। कंपेयर करो कितना ज़्यादा काम करना पड़ता था। एकोमोडेशंस वेरिड फ्रॉम रूम्स टू एंड डॉर्मेट्रीज। और आप देखो, रूम से लेकर उनकी जो डॉर्मेट्रीज थी यानी रहने की जो जगह थी, वहाँ पे उनकी कंडीशन बहुत अलग थी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डॉर्मेट्रीज बना रखी हैं या रहने की जगह है, ये वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और शिफ्ट में सोते थे कि भाई अब ए शिफ्ट में आप और फिर दूसरी शिफ्ट सोने के लिए यहीं पे आती थी। फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं होती थी। ये वॉर, रशिया में वॉर से पहले की या रेवोल्यूशन से पहले की सिचुएशन है, जो यहाँ पे वर्किंग बैंकर्स में लोग यहाँ पे सो रहे हैं। तो ये जो रूम से लेके डोमेट्रीज बताया, ये डोमेट्रीज है जहाँ पे लोग रहते थे। ये एक ऐसी सिचुएशन बताई है यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू, जो अनएम्प्लॉय पीजेंट्स हैं, वॉर से पहले का जो सेंट पीटर वर्क्स है, वहाँ पे लोग कैसे चैरिटेबल किचन में खाना खाने के लिए मजबूर हैं और खाना खा रहे हैं। वो पुअर हाउसेज में और किचन में रहते थे। ये देखो उनकी सिचुएशन कैसी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे उनकी सोसाइटी बताई जा रही है कि अगर इंडस्ट्री ग्रो कर भी रही थी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज किसको हो रहा था, जो वहाँ के बहुत बड़े प्राइवेट ऑनर थे जो इंडस्ट्री लगा रहे थे, उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था ना। गवर्नमेंट थी उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई उनके वर्कर्स के साथ और एक्सप्लॉइट ना हो, लेकिन जो इंस्पेक्टर होते थे वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते थे। जो इंस्पेक्टर्स हैं वो फैक्ट्री के क्या करते थे, ये रूल तोड़ दिया करते थे, उनको कोई मतलब नहीं होता था इन चीज़ों से। तो वर्कर वर डिवाइड इनटू सोशल ग्रुप। लेकिन अब तीसरा हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे वो भी डिवाइडेड थे, उनके भी ग्रुप थे। यानी किसके बेस पे वो डिवाइडेड थे, जो अगर देखेंगे कुछ के तो स्ट्रॉन्ग लिंक थे विलेज फ्रॉम विच दे केम, यानी जो गांव से आते थे, शी हैड स्ट्रॉन्ग लिंक, उनके विलेजेस से जो आते थे तो उनके तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंक होते ही होते थे। साथ में वो सेटल हो जाते थे सिटीज़ में परमानेंटली। जो गांव से आ रहे हैं अगर उनके शहर में लिंक है तो वो क्या हो जाते थे, सेटल हो जाते थे। साथ में ये लोग डिवाइडेड थे अपने स्किल वर्क की वजह से, यानी वर्कर भी दो तरीके के आप देखेंगे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। जैसे मेटल वर्कर्स थे जो मेटल का काम करने वाले थे, सेंट पीटर्स वर्ग में मेटल वर्कर्स को कंसीडर किया जाता था आरिस्टोक्रेट्स के बराबर, यानी जो वर्कर्स हैं वो सुपीरियर माने जाते थे जो मेटल का काम करने वाले हैं। और ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि ट्रेंड स्किल था ना, हर कोई नहीं कर सकता था। वुमेन की भी 31% फैक्ट्री में 1914 तक अब आ चुकी थी, लेकिन उनको कम दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको ये सोचा जाता था कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम वुमेन की बात करें तो इनको फैक्ट्री में काम तो करती थी लेकिन वेजेस कम मिलती थी। डिवीजन अमंग वर्कर्स शो दैमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स, और कई बार जो वर्कर्स को अलग दिखाने के लिए उनकी ड्रेस भी अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प, कुछ वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन भी बनाई मेंबर्स की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और या फाइनेंशियल हार्डशिप भी देखने को मिलती थी। तो बट ये जो एसोसिएशन थी कम ही थी, इतनी भी नहीं थी कि हाँ भाई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हो डिवीज़न ऑफ वर्कर देखा आपने।
और डिस्पाइट डिवीज़न होने के बाद भी, चाहे ये स्किल वर्कर है या अनस्किल वर्कर है, लेकिन वर्कर की अगर यूनिट की बात करें, जब स्ट्राइक होती थी तो सब एक हो जाते थे, फिर नहीं देखते थे कि आप स्किल वर्कर हो, हम बिना स्किल वर्कर हैं। तो वो काम स्टॉप कर देते थे जब स्ट्राइक होती थी, सारे चाहे कोई भी हो। डिसएग्री विद एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉयर उनकी बात नहीं मानते थे, डिसमिसल और वर्क कंडीशन, यानी उनकी वर्क कंडीशन या को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उनकी बातों को डिसएग्री करते थे एम्प्लॉयर, तो वो क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे। जो लेबर हुआ करती थी, वर्कर हुआ करते थे। स्ट्राइक फ्रिक्वेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिली 1960 से 1907 में, और मेटल इंडस्ट्री में भी देखने को मिली थी 1902 में। तो ये तो था वर्कर जो देख रहे हैं, अभी सिटी में चल रहा है। तो आप ये सिटी की सिचुएशन देखी आपने। अब देखो कंट्री साइड की, सेकेंड पार्ट देखो रशिया का। यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गाँव की साइड में क्या होता था, तो वो कल्टिवेट तो करते थे लैंड पे, मतलब नोबिलिटी और द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने फ्रांस में भी पढ़ा था, जो फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी और सेकंड स्टेट नोबिलिटी का, वही सारे प्रिविलेजेस राइट्स थे उन्हीं को, और उनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करती थी। तो सेम यहाँ पे वही बताया है कि पीजेंट तो कल्टीवेट करते थे लैंड, लेकिन जो मोस्टली जो ऑन, मतलब एक बड़ा मेजर पार्ट था प्रॉपर्टी का, वो किसके पास था, ऑर्थोडॉक्स चर्च और नोबिलिटी के पास था। अब जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, ये डिवाइडेड थे। यानी आपने वर्कर्स का तो देख लिया, एक स्किल और अनस्किल में डिवाइड थे, ऐसे पीजेंट्स भी डिवाइड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियंस, और उनके आप धर्म भी देखेंगे तो वो उससे भी जुड़े हुए थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन यहाँ के जो किसान थे वो अपने नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गो दियर पावर एंड पोजिशन थ्रो दियर सर्विस टू द सार, क्योंकि जो उनको नोबिलिटी को चीज़ें मिल रही हैं वो किसने दी हैं, वो दी हैं राजा ने, यानी सार ने दी हैं। तो उन, और यहाँ पे जो बोला है कि नॉट थ्रो लोकल पॉपुलरिटी, लेकिन लोकल लोग उनको पसंद थोड़ी करते थे, जो ये नोबल्स हैं, राजा ने इनको ज़बरदस्ती बैठाया उनके सर पे। दिस वॉज एन लाइक फ्रांस। लेकिन अगर हम फ्रांस से कंपेयर करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इन ब्रिटेनी में आपने देखा था, जो पीजेंट है वो रिस्पेक्ट करते हैं नोबल्स की, और फाउट फॉर देम, और उनके साथ लड़ते भी हैं। और आप देखेंगे कि क्योंकि आपने देखा था वहाँ पे जब रेवोल्यूशन होता है तो वहाँ के जो नोबल्स होते हैं वो भी पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं। कितने सारे फिलोसफर्स थे, आपने देखा था कि जो सपोर्ट कर रहे थे, किसका, पीजेंट का सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ रशिया में तो जो फार्मर थे वो नोबल की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, रशिया के अंदर नोबल्स की रिस्पेक्ट ये नहीं करते हैं। इन रशिया पीजेंट वांटेड टू लैंड ऑफ नोबल्स। ये उल्टा क्या चाहते हैं रशिया के पीजेंट, ये चाहते हैं कि नोबल्स की लैंड हम ले लें, और जो भी हम फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट, और वो रेंट भी नहीं देना चाहते हैं रशिया के जो पीजेंट्स हैं, कि हमें लैंड ना देना पड़े, और उल्टा वो लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। 92 में एक लार्ज स्केल पे साउथ रशिया में ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मर्डर होते हैं, किसके, जो नोबल्स होते हैं 92 में। और 1905 में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पूरे रशिया में फैल जाते हैं। साउथ में थे मतलब 1902 में, लेकिन फिर 1905 में ये पूरे रशिया के अंदर फैल जाता है। तो यहाँ पे पीजेंट्स आप देख रहे हैं कि रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। दूसरी अगर हम यूरोपियन कंट्री से बात करें तो पीजेंट यहाँ पे डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, नेचुरली आप देखेंगे ना वहाँ पे तो सोशलिज्म से अटैच हैं। कैसे, पूल दियर लैंड, वो एक साथ लैंड को क्या कर लेते थे, पूल करते थे इकट्ठा, पीरियोडिकली, एंड देयर कम्यून, कम्यून बनाते थे, मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, और फिर बाद में उसको डिवाइड कर लेते थे, शेयर कर लेते थे अपनी फैमिलीज़ के नीड्स के अकॉर्डिंग। यानी अगर हम मतलब रशिया के फार्मर्स को देखें तो वो टुगेदर, यानी कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म का आइडिया दिया है कि टुगेदर होना चाहिए, यानी इकट्ठा जो लैंड है वो सबके मतलब सोशली होनी चाहिए, ना कि किसी एक मैन या किसी के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये रशिया के जो पीजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठा खेती करते हैं, मतलब पूरा इकट्ठा कर लिए, छोटे छोटे जो लैंड है उस पर ना करके एक उसको लैंड पूरा बना लिया, सब मिलकर उस पर खेती कर रहे। और
नेचुरली हम उनको कॉमन कह सकते हैं कि वो सोशलिज्म को आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, और फिर वो बाद में उसको क्या कर लेते हैं, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक देखने को मिला कि यूरोपियन के जो दूसरे पीजेंट्स हैं उनसे यहाँ पर थोड़ा सा अलग हैं पीजेंट्स। हमने देखा कि किस तरीके से पीजेंट्स भी यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ आपको पीजेंट अभी दिखेंगे जो लैंडलेस हैं, कुछ लोग हैं जो नोबल के लैंड ओनर हैं जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लैंड्स अलग अलग हैं, रिच हैं, पुअर हैं। आपको लैंड पीजेंट्स भी दो तरीके के देखने को मिले, जैसे कि वर्कर्स डिवाइडेड थे तो पीजेंट भी डिवाइड थे। तो यहाँ पे ध्यान देख रखना, क्योंकि ये कैटेगरी आपको आगे रेवोल्यूशन को समझने में इजी करेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया। अभी तक तो आपने सोसाइटी देखी कि एक्चुअली में पीजेंट्स और वर्कर्स का क्या रोल था, क्या सिचुएशन थी सोसाइटी में। अब देखेंगे हम सोशलिज्म रशिया में कैसे आता है। सोशलिज्म यानी इक्वलिटी शेयर, यानी जो इक्वलिटी शेयर की एक आइडियोलॉजी होती है, जो कि कार्ल मार्क्स का आइडिया है, जो एक सोशलिस्ट थे उन्होंने दी थी। तो वो हम देखेंगे कि रशिया में कैसे आया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी रशिया में बिफोर 1940 तक। 1940 तक मतलब रशिया के अंदर सारी पार्टी क्या थी, इलीगल मानी जाती थी। अब आप सोच रहे होगे तो भाई ये पार्टी कैसे बन गई। भाई सब कुछ थोड़ी होता है लीगली, कुछ ना कुछ तो इलीगल करा ही जाता है ना। हम सोचें कि भाई सब रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करें तो हर चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी, जो वर्कर्स ने बनाई थी 1890 में बाय द सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज के पर आधारित ये पार्टी बनी थी। और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट इज इन एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी क्योंकि इसको सीक्रेटली बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि किसका रूल था, सार का रूल था। तो उसने तो इलीगल बोल दिया था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगी बिल्कुल भी। तो लेकिन 1940 के बाद सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद चेंज हो जाएगी, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अब देखेंगे इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। तो ये सब क्या करते थे, सीक्रेटली अपने न्यूज़पेपर निकालते थे, और वर्कर्स थे जो मोबिलाइज होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, स्ट्राइक्स करते थे। तो ये सब काम ये कौन करती थी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वर्कर्स की पार्टी है। ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है जो कि 1898 में फाउंड की गई थी। ठीक है। अब देखेंगे हम कि रशियन सोशलिस्ट ने ये महसूस करा कि रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकल मेड दैम नेचुरल सोशलिस्ट। यानी जो यहाँ पे रशियन सोशलिस्ट थे, यानी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीजेंट्स जो है ना वो नेचुरली अपने लैंड को जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, काम करते हैं, उनको हम नेचुरल सोशलिस्ट कह सकते हैं। यानी वो तो ऑलरेडी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक सोशलिज्म की आइडिया क्या कहता है, वो कहता है कि समाज के अंदर जो भी चीज़ है उसको इक्वली शेयर करो। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उसे इक्वली शेयर करो। तो जो पीजेंट्स हैं वो भी तो ऑलरेडी उनका कस्टम अगर देखें, वो तो लैंड को ऑलरेडी ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा रशिया के जो पीजेंट हैं, रशियन पीजेंट, वो नेचुरली इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं और बाद में शेयर कर लेते हैं जो भी अपनी फैमिली के नीड के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए सोशलिस्ट बोलते हैं कि पीजेंट्स तो ऑलरेडी नेचुरल सोशलिस्ट हैं, और पीजेंट्स जो हैं नॉट अ वर्कर्स वुड बी मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। यानी जो रेवोल्यूशन लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा, पीजेंट्स लेकर आएंगे, क्योंकि वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, वर्कर्स नहीं लेकर आएंगे रेवोल्यूशन। तो रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज। और अगर पीजेंट ये काम करें तो बहुत जल्दी रशिया के अंदर दूसरी कंट्री से पहले सोशलिस्ट फॉलो हो सकती है, मतलब वो आइडिया आ सकता है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रो द लेट सेंचुरी। जो सोशलिस्ट था वो एक्टिव हो रहे थे कंट्री साइड में भी। यानी अब किसानों ने सोचा कि भाई अगर हमें सब ऐसे कह रहे हैं कि हाँ हम सोशलिस्ट हैं, नेचुरल सोशलिस्ट हैं, और हमारी सब तारीफ़ कर रहे हैं कि हम रशिया को एक सोशलिस्ट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये बात सोचकर अब कंट्री साइड यानी गांव में भी अब पीजेंट्स क्या करते हैं, 19th सेंचुरी में अपनी एक पार्टी बनाते हैं। 19th सेंचुरी में ध्यान रखना स्टूडेंट, अभी तक
क्या नहीं, 1940 से पहले जितनी भी पार्टीज़ बनी हैं वो इलीगल थी, यानी उनको क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी बाय गवर्नमेंट, क्योंकि जो सार थे उन्होंने, सार निकोलस सेकंड, उन्होंने इलीगल कर रखा था, पार्टीज़ नहीं बना सकते, ये सीक्रेट पार्टीज़ बनी हैं। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी जो पीजेंट्स ने बनाई है, ये सेकंड पार्टी है, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट हमने अभी वर्कर्स पार्टी पढ़ी थी, ये हम पीजेंट्स की पार्टी पढ़ रहे हैं जो किसानों ने बनाई है। अब ये पार्टी स्ट्रगल करते हैं, पीजेंट्स राइट्स के लिए डिमांड करते हैं कि जो लैंड है बिलोंगिंग टू नॉबल्स के पास, बहुत ज़्यादा लैंड है, वो पीजेंट्स को मिल जानी चाहिए, किसानों को मिल जानी चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स लेकिन इस चीज़ को डिसएग्री करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे? लेनिन की पार्टी थी जो ये कहती थी पीजेंट थोड़ी ये काम कर सकती है, यूनाइट ग्रुप नहीं हो सकती, क्योंकि पीजेंट भी तो अलग अलग तरीके के हैं। हम नहीं मान सकते कि वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेट्स जो लेनिन की पार्टी है वो कहती है कि पीजेंट्स ये काम यूनाइटेड ग्रुप है ही नहीं, तो वो कैसे ये कर सकते हैं, यूनाइटेड ग्रुप क्यों नहीं है वो, क्योंकि उसमें डिवाइडेड है, रिच भी देखने को मिलेंगे आपको, पुअर भी देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पुअर डिसएग्री हो जाएंगे रिच से, रिच डिसएग्री हो जाएंगे पुअर से, तो ये दोनों तो कभी एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं। तो इनके अंदर जब यूनाइटेड ग्रुप नहीं है तो ये रेवोल्यूशन कैसे लेके आ सकते हैं, सोशलिस्ट कैसे बना सकते हैं? तो लेनिन बोलते हैं, जो कि एक सोशल डेमोक्रेट है, वो कहते हैं कि ये काम तो लेबर करेगी, भाई लेबर कर सकती है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट को क्या कर सकती है, उखाड़ के फेंक सकती है। हु एम्प्लॉय वर्कर, जो कि कैपिटलिस्ट जो कि एम्प्लॉय देते हैं वर्कर्स को, वर्क देते हैं, तो जो वर्कड हैं, लेबर हैं, वो ये काम कर सकते हैं। गिव अ डिफ्रेंशिएशन विद देम, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है विद इन, यानी जो पीजेंट्स हैं, डिफ्रेंशिएशंस देखने को मिल रही है पीजेंट्स में, यानी रिच और पुअर में, तो इसीलिए वो एक सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट तो बन ही नहीं सकते। कौन कह रहा है? लेनिन कह रहा है, ये उसके थॉट्स हैं कि पीजेंट्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी नहीं बन सकते। और क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, तो इसीलिए वो सिर्फ कहते हैं वर्कर्स ये काम कर सकते हैं, और अदर वर्क कैपिटलिस्ट हो, जबकि वो यहाँ पे बोल दिया है कि भाई वर्कर्स ही हैं जो कि चाहे डिवाइडेड हैं, वो भी डिवाइडेड हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड एक है, वो यूनिट हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा था वो स्ट्राइक करने के टाइम पे अपनी यूनिटी दिखाते हैं, एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है इसी की फिलॉसफी पे, अब जो आप देख रहे हैं पार्टी डिवाइड हो जाती है, स्ट्रेटेजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती हैं दो। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी थी वर्कर्स पार्टी, इसके अंदर भी आप देखेंगे डिवीज़न देखने को मिलेगा। व्लादिमीर लेनिन जो है वॉल्शेविक पार्टी के थे। और पहले तो आप समझ लीजिए रसिया में वॉल्शेविक का मतलब और मेंशेविक का मतलब क्या होता है। मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी यानी कम, और मेजॉरिटी यानी वॉल्शेविक यानी मेजॉरिटी यानी ज़्यादा। तो यहाँ पे वॉल्शेविक की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसको कौन संभाल रहे थे? व्लादिमीर लेनिन इसको संभाल रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये इनके क्या विचार थे? रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक अ जारियस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ मेंबर। दैट मीन्स जो कि रिप्रेसिव सोसाइटी है, किसके द्वारा? जो जारिस्ट रशिया है, तो उसके अंदर जो पार्टी बननी चाहिए, एक डिसिप्लिन बननी चाहिए और कंट्रोल होनी चाहिए, क्वालिटी मेंबर होने चाहिए, हर कोई नहीं उसके अंदर आएगा। लेकिन मैनसेविक के जो लाइका जर्मनी पार्टी पे ये इंस्पायर थे कि जर्मन के अंदर जो पार्टी बनी थी सभी के लिए ओपन थी, तो इसके अंदर मैनसेविक जो पार्टी के लीडर्स थे वो कहते हैं कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ के जो लीडर हैं, जो मैनसेविक के और जो वॉलसेविक के हैं, दोनों के थॉट अलग हैं। मैनसेविक की जो पार्टी है जर्मन के बेस पे बनी कि सबके लिए पार्टी ओपन होनी चाहिए, लेकिन वॉलसेविक की पार्टी में लेनिन कहते हैं नहीं, कुछ के लिए ही पार्टी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन में, कि पार्टी डिवाइड हो जाती है। और कौन सी पार्टी डिवाइड हो रही है यहाँ पे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है अब वहाँ पे डिवीज़न देखने को मिल रहा है पार्टी में। अब अलग अलग वॉलसेविक और मैनसेविक में बढ़ जाते हैं। कभी इसकी मेजोरिटी वैसे आपको देखने को मिलेगी, तो वैसे कभी इसकी, लेकिन लास्ट में जो वॉलसेविक हैं वही जीतते हैं, उन्हीं की मेजोरिटी होती है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ज़्यादा
इनकी इम्पोर्टेंस है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि पीजेंट्स और वर्कर्स में आपने देखा डिवीज़न तो दोनों में ही था, यानी पीजेंट भी आपको रिच और पुअर दोनों देखने को मिले, और वर्कर्स भी आपको देखने को मिले कि भाई हाँ वर्कर्स में भी डिवीज़न है, स्किल और अनस्किल लेबर है। लेकिन सिर्फ यही ध्यान रखना इसमें कि जो स्ट्रैटेजी है लेनिन की क्या थी, वो कहते थे कि पुअर सॉरी जो पीजेंट्स हैं वो इस चीज़ को नहीं संभाल सकते कि यानी वो एक चेंज लेकर आ सकें, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकें, क्योंकि उनमें कभी भी यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये और वर्कर्स इस काम को कर सकते हैं क्योंकि वो एक हो जाते हैं स्ट्राइक के टाइम पे। तो अब हम देखेंगे 2.4 में कि किस तरीके से जो 1905 में रेवोल्यूशन आता है वो क्या था, और उथल पुथल जो देखने को अब आपको मिलेगी वो क्या थी। यानी एक्चुअली में जो वहाँ पे टर्बुलेंट आपको देखने को मिलेगा, चेंजेस उथल पुथल देखने को मिलेगी, वो टाइम था 1905 रेवोल्यूशन का। तो अभी रेवोल्यूशन कैसे आता है? रशिया एक ऑटोक्रेसी है, यानी वहाँ पे किसका रूल है? राजा का रूल है, किसी एक के हाथ में ही सारी पावर है। अब देखें तो यूरोपियन का जो रूलर्स हैं इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, जो आपने जैसे देखा सार नॉट सब्जेक्टेड टू, तो वो पार्लियामेंट से सब्जेक्टेड नहीं है। अभी आप जो देख रहे हैं बिगनिंग में जो यूरोपियन रूलर थे मोस्टली, स्पेशल अगर हम सार की अभी यहाँ पे देखें रशिया के अंदर, तो पार्लियामेंट्री से सब्जेक्टेड नहीं है, यानी पार्लियामेंट नहीं थी, इनका खुद का ही रूल था। तो लेकिन लिबरल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, कंपेन करते हैं रशिया के अंदर, कहते हैं कि एंड होना चाहिए दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स का। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं कि भाई पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट होनी चाहिए और मोनार्की को कंट्रोल होना चाहिए, यानी उसके ऊपर भी पावर होनी चाहिए। हमें पसंद नहीं है कि विदाउट इलेक्टेड जो कोई भी हम पे रूल करे, हम चाहते हैं कोई कम से कम ऐसा हो जो हमारी मतलब फीलिंग को, हमारे चीज़ों को लेकर जाए, वहाँ तक पहुँचाए गवर्नमेंट तक। और वो कैसे हो सकता है? जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और पार्लियामेंट में वो जाएंगे तभी हो सकता है। तो सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी दे वर्क विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशंस ऑफ 1905 डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं या रेवोल्यूशनरीज हैं, और अब ये सब मिलके काम करते हैं वर्कर्स और पीजेंट्स के साथ। और जो ये वर्क देखने को मिल रहा है आपको रेवोल्यूशन 1905 का, तो उसमें हम देखेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं एक इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, यानी दे वर सपोर्टेड। इसमें जो सपोर्टेड मिल रहा है किसका? नेशनलिस्ट, यानी इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में देखें तो। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड है जैदिदिस्ट, यानी जो इस्लामिक को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं टू लीड देयर सोसाइटी, यानी जो लीड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को। तो यहाँ पे जैदिदिस्ट और नेशनलिस्ट भी सपोर्ट करते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को, डेमोक्रेटिक को, यानी हमारा जो चेंज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और राजा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये कहने को बोला है। अब जब ये इनके मन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो ऑब्वियसली चेंज तो होगा ही। 94 में देखें तो रशियन वर्कर जो होते, अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि जो 1905 का आप देखेंगे जो रेवोल्यूशन है, वहाँ से पहले की सिचुएशन पहले आप समझ लो कि एक्चुअली में रशिया में प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो रही थी। 1904 में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है रशिया में। वहाँ पे जो वर्कर्स थे, पर्टिकुलर बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स, वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन थी। प्राइस बढ़ गए थे एसेंशियल्स गुड्स के, जो ज़रूरी की चीज़ें थी वहाँ के प्राइस बढ़ गए, और रियल वेजेस जो है वो कम हो गई। आप खुद सोचो, अगर आपकी वेजेस है कम है तो 20% आपको कमी लगेगी। क्यों? क्योंकि अब एसेंशियल गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो और आपकी सैलरी उतनी है, तो डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ना आपको, क्योंकि वेजेस तो उतनी है, आपकी मजदूरी उतनी है, जबकि वही चीज़ अब आपको ऊंचे दामों में मिल रही है। तो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी 1904 में। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। अब वर्कर्स की एसोसिएशन इस मैटर को उठाती है, और मतलब यहाँ पे देखेंगे मेंबर्स ऑफ वर्कर, जो वर्कर्स के मेंबर थे, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, वो इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करते हैं। यानी 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी एसोसिएशंस के जो 4 मेंबर थे रशियन वर्कर्स, जो 1904 में उनको डिसमिस कर दिया,
और पिटीलॉव आयरन वर्कर्स फैक्ट्री में से, ठीक है। और फिर इंडस्ट्रियल में जो ये आप देखेंगे देयर इज़ अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, सीधा सीधा क्या आ जाता है अब यहाँ पे, अगले ही दिन जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक की डिमांड हो जाती है, तो इतने वर्कर्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं डिमांड करने के लिए कि इनको वापस लो, आपने क्यों निकाला, क्योंकि जो पिटीलॉव आयरन वर्क्स है इंडस्ट्री की, वहाँ जो उन्होंने ये एक्शन लिया था कि असेंबली के मेंबर को निकाल दिया, यानी जो एसोसिएशन बनी हुई थी मेंबर्स ऑफ वर्कर्स की, उसमें से 4 मेंबर को निकाल दिया, यानी जो इस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें 4 वर्कर्स को निकाल दिया। तो अब यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो क्या करती है, स्ट्राइक कर देती है, और ये सारे सेंट पीटर्सबर्ग में जाते हैं, वहाँ स्ट्राइक करते हैं और डिमांड करते हैं काम के घंटे कम होने चाहिए, वेजिस जो है वो इंक्रीज़ करो हमारी, और हमारी कंडीशन वर्किंग थोड़ा सा सुधारो, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस जलूस को जो संभाल रहे होते हैं, लैड कर रहे होते हैं, फादर गैपोन कर रहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस और गैसोक इन पे अटैक कर देते हैं मज़दूरों पर, और 100 वर्कर्स जो हैं मारे जाते हैं, 300 घायल हो जाते हैं। तो इसी ये इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है, क्योंकि जो ये संडे वाले दिन हुआ था, इसीलिए इसे ब्लडी संडे कहते हैं। यहीं से सीरीज स्टार्ट हो जाती है इवेंट्स की, रेवोल्यूशंस की, और यही एक 1905 रेवोल्यूशन बनता है। यानी जो आप कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं, अब जो ये इवेंट्स हुआ है वो क्या कहलाएगा, 1905 रेवोल्यूशन का रीज़न बनेगा। स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती हैं सारी कंट्रीज़ में, यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती हैं, स्टूडेंट जो हैं वॉकआउट कर देते हैं, वो कम और कंप्लेनिंग अबाउट ऑफ लैक सिविल लिबर्टीज़, और कंप्लेन करते हैं कि हमें कम लिबर्टी मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम कम है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर्स, सब लोग अपनी यूनियन बनाना शुरू कर देते हैं, यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और सभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1905 में रेवोल्यूशन जो हो रहा है, तो अब जो सार हैं ठीक है अलाउड कर देते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है 1905 के बाद। तो 1905 में जो ये रेवोल्यूशन चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से देखें तो जो पार्लियामेंट के लिए सार एग्री हो जाते हैं, और उसे ड्यूमा कहते हैं, यानी पार्लियामेंट को डूमा कहते हैं रशिया में, तो ये दोनों सेम ही हैं। अब यहाँ पे ड्यूमा बन जाती है, लेकिन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनती है। इलेक्टेड कंसल्टेटिव मतलब है कि राजा से लॉ बनाने के लिए पूछा जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, वो एग्री करेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर सिचुएशन चलेगी, यानी अभी भी इसका रोल राजा का ज़्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरिंग रेवोल्यूशन जब हो रहा था, एग्जिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस जो बनी थी, फैक्ट्री कमेटी जो बन रहे थे फैक्ट्री वर्कर्स के, यहाँ पे अभी भी थे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स ने बनाई हुई थी, लेकिन 1905 के बाद कमेटीज़ और यूनियन वर्क अनऑफिशियली कर दी गई, और सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि आप नहीं बना सकते। अब यहाँ पे सार एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं, जो मेरे हाथ से पावर चली गई है, पार्लियामेंट आ गया है, और अब मुझे कैसे वापस कंट्रोल में लेना है, तो वो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जो मतलब यहाँ पे सार है, स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि वो सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं प्लेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसे ओपनली नहीं हो सकती हैं, एंड द सार डिसमस द फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज में ही ख़त्म कर देते हैं। यानी फर्स्ट वाली जो ड्यूमा अभी बनी थी, पार्लियामेंट बनी थी, उसको किसी ना किसी तरीके से वो उसको कुछ ना कुछ रीज़न बता के उसको क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। फिर री इलेक्शन होते हैं, उसके बाद ड्यूमा बनती है, तो वो 3 मंथ में उसको डिसमिस कर देते हैं, और क्या बताते हैं कि ये हमारे जो ड्यूमा है, ये हमारी फैमिली को मारना चाहते हैं, ये रीज़न है, बताते हुए कुछ कह देते हैं और उसको कर देते हैं ड्यूमा को। उसके बाद ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चन ऑफ हिज अथॉरिटी ऑफ एनी रिडक्शंस इन हिज पावर, और वो किसी भी क्वेश्चन का मतलब वो बताते नहीं है ऑफ हिज अथॉरिटी को कि भाई क्या है, और एनी रिड्यूस इन हिज पावर, और कोई भी उसकी पावर रिड्यूस तो नहीं होती है। खैर, ही चेंज द वोटिंग लॉ एंड पैक द थर्ड ड्यूमा, वो फिर थर्ड ड्यूमा बनती है, और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस और लिबरल्स को, कंजर्वेटिव अब आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे इसने स्मार्टनेस दिखाई हुई है, यानी जो अब
यहाँ पे उसने फर्स्ट को सेकंड को कर दिया और कोई भी उससे क्वेश्चन पूछने वाला तो था नहीं। ठीक है। अब लेकिन जब वो थर्ड ड्यूमा बना रहा है, क्योंकि लोगों को तो लग ही रहा है ना कि भाई पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, और कुछ ना कुछ वो रीज़न बता देता था कि भाई क्यों डिसॉल्व किया, डिसमिस किया जा रहा है ड्यूमा को। अब वो जो थर्ड ड्यूमा बनाता है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इंक्लूड करता है, यानी अपने ही मेंबर्स को पार्लियामेंट में रख लेता है, जो कि कंजर्वेटिव्स तो इसी के ही होंगे ना। कंजर्वेटिव थे कौन? जो रॉयल और इसके राजा के रिलेटिव थे। तो अब वही इसके अंदर आ जाते हैं और लिबरल्स को और रेवोल्यूशनरीज को बाहर रख दिया, यानी उनको पार्लियामेंट के अंदर एंट्री नहीं मिली। तो ये जो ड्यूमा थी, तीसरी ड्यूमा 5 साल तक चलती है, अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करती है। तो 1905 से अगर आप देखेंगे 1940 तक, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वहाँ तक अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सार को बड़ा स्मूथली वो सारा वर्क कर रहा है, बड़ा इंजॉय करेगा। और अपनी यहाँ पे उसने स्ट्रेटेजी दिखाई ड्यूमा को कि ठीक है, तुमने बेशक लिबरल ने यहाँ पे इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना तो दी, लेकिन इसने बड़ी स्ट्रेटेजी से क्या करा, उसको डिसॉल्व करके अपने ही मेंबर थर्ड ड्यूमा में रखे और पूरा शासन चलाया। लेकिन अब 1914 के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एक्चुअली में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और रशिया ने उसमें पार्टिसिपेट लिया था, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अब रशियन एम्पायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 1940 में ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, यूरोप दो अलायंसेस में बढ़ जाता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, जो कि सेंटर में है। अभी हमने मैप में देखा था ना, यहाँ सेंटर में है। यहाँ क्या है? रशिया है, ये फ्रांस है, ये रोमेनिया है और ये इटली है। तो यहाँ पे जो सेंटर पावर है, ठीक है, सेंटर पावर आप देख रहे हो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? अलाइंड पावर से। ये अलाइड पावर है जो कि इसने इसको घेर रखा है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से इनमें आपस में जो फाइटिंग होती है, ये पार्टिसिपेट लेते हैं 1914 में, तो उससे क्या सिचुएशन चेंज होती है। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। अभी तक तो ये जितनी भी कंट्रीज थी ग्लोबल एम्पायर थी। दैट मीन्स अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट हो रहा है। क्यों? किसी ना किसी कंट्री की कोई ना कोई कंट्री क्या थी? कॉलोनीज थी। जैसे हम ब्रिटेन ने हमें क्या बना रखा था? इंडिया को अपना कॉलोनी बना रखी थी। तो इसी तरीके से जर्मनी की, फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनीज थी। अब यहाँ पे अगर फाइटिंग हो रही है, जर्मनी में हो रही है या फ्रांस में हो रही है, तो इनकी कॉलोनीज जो है, जिस कंट्री को इन्होंने गुलाम बना रखा है, तो वहाँ भी तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आर्मी लेकर आते थे ये लड़ने के लिए, वहाँ से लोगों को भर्ती करते थे आर्मी में, तो इफेक्ट तो वहाँ पे भी पड़ेगा। तो देखें, ग्लोबल एम्पायर हो रहा था, यानी उस टाइम पे जो ग्लोबल एम्पायर था तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। और इसकी वजह से आप देखेंगे आउटसाइड ऑफ यूरोप एज वेल एज इनसाइड, यानी जो वॉर चल रही थी यूरोप में तो चली रही थी अंदर भी, और यूरोप के बाहर वाली कंट्रीज में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला। तो दिस इज वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। और उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे आर्मी बैठी हुई है। और अब हम देखेंगे कि रशिया के अंदर जो वॉर इनिशियली पॉपुलर थी, पहले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई इनिशियली, लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, हमें जर्मनी के अगेंस्ट लड़ना है, हमें उनसे टक्कर लेनी है। तो पीपल रैलीड करते हैं, ज़ार को बहुत सपोर्ट करते हैं, सार निकोलस सेकंड को। और वॉर कंटिन्यू चलती है थ्रो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। कौन सी प्रॉब्लम शुरू होगी स्टूडेंट? देखो, अब स्टार्टिंग में तो सबने सपोर्ट करा कि भाई हाँ, हमारी कंट्री का सवाल है, हमें जीतना है, जर्मनी को हराना है, और हमें किसी तरीके से हम एक देशभक्ति की जो भावना लोगों के अंदर थी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के राजा को सपोर्ट करा और हेल्प करी। लेकिन अब यहाँ पे जब अब कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? फर्स्ट रीज़न समझना कि क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉर का। तो जो सार हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं ड्यूमा से कंसल्ट करना। भाई ड्यूमा के अंदर चाहे इनके ही मेंबर थे, कंजर्वेटिव्स थे, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ तो डिसीजन पूछ के लेना चाहिए था ना। अब जो सार था वो बिना पूछे अपने डिसीजन लिए जा रहा था, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट खो दिया। यानी डोमा को भी समझ आ गया कि ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, तो हमें इससे क्या लेना देना। तो वहाँ पे इसका सपोर्ट खो दिया। एंड सपोर्ट वॉर थिन, बिल्कुल इसका ड्यूमा ने अब इसको सपोर्ट देना बंद कर दिया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रन हाई एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग एज अ जर्मन नेम ऑफ पेट्रोग्राड। दैट मीन्स, जब ये भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि सेंटीमेंट जब जर्मन एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे, यानी कि हमें जर्मन को हराना है, तो उस टाइम पे तो जो जर्मन नेम सेंट पीटरबर्ग सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया? पेट्रोग्राड कर दिया। अब यहाँ पे
सेरिना एलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन थी, यानी वहाँ की जो सार है वो किससे शादी करता है, यहाँ से जर्मन की बेटी से, जर्मन की जो लड़की थी उससे शादी करता है, सेरिना एलेक्जेंडर से। तो अब यहाँ पे जो पुअर एडवर्ड्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन मेड अ ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। सेकंड रीज़न क्या बनता है, अब एक स्टोरी समझो यहाँ पे। यानी जो रासपुतिन थे वो सेरिना उनको क्या रख लेती है, एज ए एडवाइज़र राजा के पास, एज ए एडवाइज़र वो अपॉइंट करती है। अब इसको पुअर एडवाइज़र कहते हैं। कौन कहता है पुअर एडवाइज़र? जर्मन के लोग कहते हैं, और इससे नफरत कर, सॉरी, जो रशियन है, रशिया के जो लोग हैं वो रासपुतिन से नफरत करते हैं। ठीक है। और अब ये पूरी स्टोरी क्या है, जो रानी है, एक बार उनका जो बेटा है वो बीमार पड़ जाता है, और ये जो रासपुतिन है एक मॉन्क थे, यानी जिसे कह सकते हैं इनके पास एक मैजिकल पावर थी, तो उन्होंने इसके बेटे को ठीक कर दिया था। तो इनसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी रानी, और ये राजा के पास इनको क्या करती हैं, एज अ एडवाइज़र अपॉइंट करवा देती हैं। तो ये उनको सलाह देते हैं, उनके पास हमेशा रहते हैं। लेकिन ये अनपॉपुलर ऑटोक्रेसी थे, यानी लोग इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इन्होंने राजा और रानी पे क्या कर दिया है, अपना जादू कर दिया है, और राजा रानी इनके इसके कहने से ही सारे काम कर रहे हैं। तो सेकंड रीज़न ये हुआ कि लोगों का सपोर्ट भी अब राजा को मिलना बंद हो रहा था। पहला तो ड्यूमा का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, अब पब्लिक भी सपोर्ट थोड़ा सा कम कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रानी तो जर्मन की है। अब तो राजा जर्मन से क्यों फाइटिंग करेगा, क्योंकि वो तो उसकी ससुराल है। आप खुद सोचो ना, जर्मन की बेटी है सारीना, मतलब जर्मन की बेटी से शादी करी थी सान ने। तो अब सार क्यों लड़ाई करेगा भाई जर्मन से? तो लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। और एक और आप थर्ड रीज़न देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। अब जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट है, इसको समझेंगे कि दोनों में सिचुएशन अलग चल रही थी। और जैसे कि फ्रांस है, ये हमारा सेंट्रल पावर है जो जर्मनी बीच में है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, और यहाँ पे है रशिया। तो अब आप देखेंगे जो यहाँ पे बोला ईस्टर्न फ्रंट, यानी ये ईस्टर्न फ्रंट हो गया, और ये हमारा हो गया वेस्टर्न फ्रंट। तो दोनों में जो आर्मी लड़ाई कर रही थी डिफरेंट था। यहाँ पे तो ट्रेंचेस बना के लड़ाई कर रहे थे। ट्रेंचेस मतलब ऐसे वाले, आर्मी यहाँ पे गड्ढे बना रखी थी और सेव होके फाइटिंग कर रहे थे, तो उन पे अटैक कम हो रहे थे। तो ट्रेंचेस तो इन्हें कहते हैं। तो ट्रेंचेस बना के लड़ाई कर रहे थे, कहाँ पे? वेस्टर्न फ्रंट पर, फ्रांस वाली जो बाउंड्री है। ठीक है, फ्रांस तो की जो आर्मी थी वो तो सेव थी। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रांस का ईस्टर्न, क्योंकि ये फ्रांस का ईस्ट है। और अगर आप बोलेंगे सेंटर का वेस्ट, तो यहाँ पे जो ट्रेंचेस बना के फाइटिंग हो रही थी, यानी जो आर्मी के जो मैन थे वो ऐसे ट्रेंच गड्ढे बनाकर उसमें ऊपर से फिर बंदूक चलाते थे, तो उनको कुछ नहीं होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ईस्ट में, वहाँ पे जो लोग डील कर रहे थे, बैटल कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत कैजुअलिटी देखने को मिली। यानी जो ईस्टर्न फ्रंट है, यानी रशिया, फ्रांस में तो आर्मी सेफ थी, ये सेंटर है, इनके साथ ही तो लड़ाई हो रही है। अब जो यहाँ पे रशिया की जो ये आर्मी ईस्ट में लड़ रही है, यहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि ओपन फील्ड है, यहाँ ट्रेंचेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, और ये हार भी जाते हैं। शॉकिंग हो जाता है, लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देखकर डिप्रेस में चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जो आर्मीज़ आप देखेंगे, जर्मनी ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 में बैडली बुरी तरीके से रशियन आर्मी को हरा देती है 1916 तक। अभी बाद में जीतेगी रशिया, लेकिन वो जब जीतती है जब यूएसए आ जाता है, लेकिन अभी तक तो हार ही रही है ना। और हारने का रीज़न क्या है? क्योंकि ओपन है, यहाँ पे ट्रेंचेस नहीं है। तो ये दोनों मिलकर है ना रशिया को मतलब आर्मी पे हमला कर रहे हैं। तो देयर वर 7 मिलियंस कैजुअलिटी बाय 1970 तक। सोचो इतने मिलियंस पीपल, लोग मारे गए थे। और जो रिट्रीट द रशिया आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स बिल्डिंग टू प्रिवेंट द आर्मी एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। ये और एक काम कर रहे थे, मतलब आर्मी। अब सोचो यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे ये रशिया है। तो अब जब ये पीछे पीछे जा रही है ना जर्मनी की जो आर्मी है, सॉरी रशिया की जो आर्मी है, इनसे ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो आर्मी इनको भगा रही है, तो ये पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये पीछे जाते जाते यहाँ पे जो रास्ते में बिल्डिंग पड़ रही हैं, तो उनको ख़त्म करते हुए जाएंगे।
डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे फसल को और बिल्डिंग्स को, क्योंकि जो ये जर्मन और ऑस्ट्रिया की जो आर्मी है उनको खाने को कुछ ना मिले, रहने को छुपने के लिए जगह ना मिले। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो अपने नुकसान कर रहे थे, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय तो कर रही है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो 3 मिलियंस थे रेफ्यूजी बन गए, क्योंकि भाई वो लोग कहाँ रहेंगे जिनकी आप फसल डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और जो उनकी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो उसमें लोग रहते थे। तो 3 मिलियन रशियन जो हैं रशिया के अंदर रिफ्यूज़ी बन जाते हैं, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड दिस क्रेडिटेड द गवर्नमेंट, ये क्रेडिट किसको मिल रहा है? सार को। सब लोग सार को ही बोलने लग गए थे कि जो सिचुएशन के आज जिम्मेदार हैं हम किसकी वजह से हैं, ये सिचुएशन हम सार की वजह से हमें झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो भी अब फाइट करने के लिए मना कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं कि अभी हमें फ़ाइट नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं सिचुएशन कितनी ख़राब हो रही है कि किस तरीके से जो ऑस्ट्रिया जर्मनी है इनको हराती है और पीछे भागने के लिए मजबूर कर देती है आर्मी को। अब जब रशियन आर्मी भागती है तो भागते भागते अपनी ही बिल्डिंग्स और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है कि जब वो हमारे उसमें घुसेगी, बाउंड्रीज़ में अंदर आएगी ना, ऑस्ट्रियन आर्मी अंदर आएगी, जर्मन आर्मी अंदर आएगी, तो उन्हें कुछ खाने को ना मिले, इस चक्कर में वो ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 मिलियन रिफ्यूज़ी बन जाते हैं। अब यहाँ पे बोला है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अभी तो आप देख ही रहे हो ना कि अभी रिफ्यूज़ी बन ही गए, और यहाँ पे सिचुएशन और भी ज़्यादा जब ख़राब हो जाती है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पे रशिया की जो खुद की जो इंडस्ट्री है वो तो बहुत ही कम है, आपको पहले से ही पता है। और ऊपर से कंट्री was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic सी। जब जर्मन बाल्टिक सी को कंट्रोल कर लेता है तो वहाँ कट ऑफ हो जाता है, यानी रॉ मटेरियल भी रशिया में नहीं आ पाता है। अब रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेंगी, आप सोचो। और बैटलिक सी का रोल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, कि जैसे कि आप खुद सोचो, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे रशिया है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हम जर्मन है और यहाँ पे रशिया है। तो अब यहाँ पे एक बैटलिक सी है बीच में, जो कि जर्मन ने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे बैटलिक सी जो कि यहाँ से जो सप्लाई जाएगी इसके पास, किसके पास, यहाँ फ्रांस है। तो फ्रांस जो हेल्प करता है आर्मी को ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे सप्लाई करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऊपर से भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो ऊपर अगर सी है तो वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जम गई है तो नहीं जा सकते। अब लेकिन जो यहाँ से अगर बैटलिक सी से जाते तो वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। बंद करने का क्या रीज़न था? क्योंकि जो बाल्टिक सी है वहाँ पे ब्लॉकेड लगा दिए। ब्लॉकेड यानी अपने शिप यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे रशिया है, तो यहाँ से सामान जाना है। ठीक है, रशिया यहाँ जर्मनी है, रशिया है, तो यहाँ से सामान जाना है, तो यहाँ पे अपने शिप से रास्ता बंद कर दिया। तो अब फ्रांस जो है वो फ्रांस कैसे हेल्प भेजेगा? जो फ्रांस से रॉ मटेरियल जा रहा था रशिया में, या आर्मी के लिए फूड जा रहा था, हेल्प जा रही थी, वो जा नहीं पाएगी इस रास्ते से, क्योंकि उसने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया। तो ये एक देखने को मिला कि यहाँ पे जो जर्मन ने कंट्रोल कर लिया था ना बाल्टिक सी का रास्ता, वहाँ पे अपनी शिप लगा दी थी, तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल रशिया में नहीं आ पा रहा था। तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई सिचुएशन, इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहे थे, तो इंडस्ट्रियल जो है बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गया। और रैपिडली अब देखेंगे रशिया के अंदर ही सिचुएशन ऐसी बन गई। और एल्सवेल्स अगर पूरे यूरोप में देखें तो उससे ज़्यादा रशिया पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मिल रही थी। अब 1960 में रेलवे लाइंस भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो एबल बॉडीज़ होते हैं उन्हें वॉर में बुला लिया जाता है। एबल बॉडीज़ यानी जो यंग पीपल हैं, काम कर सकते हैं, वो तो वॉर में जा रहे थे। तो अब इंडस्ट्री में कौन काम करेगा, सोचो। तो रिजल्ट ये हुआ कि लेबर की शॉर्टेज पड़ गई, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन, और जो वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होता भी तो वो शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि लेबर ही नहीं है। और लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन किसको जाती थी? आर्मी को फीड करने के लिए। तो जो कंट्री के अंदर लोग हैं उनके लिए खाने के लिए शॉर्टेज तो पड़ेगी ना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पार्ट किसके पास चला गया, आर्मी के पास फीड करने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी बैड हार्वेस्ट की वजह से अगर समझें कि प्राइस पहले ही राइज हैं, प्रोडक्शन कम है, तो वहाँ के लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पीपल जो हैं सिटीज़ के अंदर, ब्रेड फ्लोर उसकी कमी हो जाएगी, स्कार्स हो गई।
और विंटर में जो 1960 में बहुत ज़्यादा फिर ब्रेड शॉप्स पे कॉमन हो गया, रॉयट्स से दंगे देखने को मिले विंटर में कि क्योंकि जब चीज़ें कम हैं तो उसको लेने के लिए सब आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि रशिया की कंडीशन हमने देखा कि रशिया के अंदर अब हम देखेंगे फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी किस तरीके से रेवोल्यूशन आता है। और यहाँ तक अभी आप देख रहे थे रेवोल्यूशन का क्या रीज़न बनेगा। 1905 में जो आपने देखा था वर्कर्स ने स्टार्ट करा था, वो एक इवेंट ऐसा था जो वहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट रेवोल्यूशन। उसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अंदर अंदर 60 से सब लोग क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे। और चाहे आर्मी है या ड्यूमा है और चाहे वर्कर्स हैं या वहाँ के कॉमन पीपल हैं, सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और ये सिचुएशन के बाद वहाँ की बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो हमने स्टूडेंट पढ़ा है डीपली कि भाई वहाँ पे 1905 की रेवोल्यूशन पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा, सोशलिज्म इन रशिया के अंदर आ रहा था। दैट मीन्स किस तरीके से पार्टीज़, वर्कर की पार्टीज़ बनी, पीजेंट्स की पार्टीज़ बनी, और किस तरीके से वॉलसेविक हमने देखा कि स्प्लिट देखने को मिला पार्टीज़ में, एक वॉलसेविक और मैनसेविक में चेंज हो जाता है पार्टी। हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट कि एक्चुअली में रशिया का एम्पायर कैसा था, वहाँ की इकोनॉमिक सोसाइटी कैसे थी, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। वहाँ का रूलर कौन थे, उनका नेम क्या था। तो ये सारा हमने पढ़ा रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। अभी लेकिन अब हम मेन सिचुएशन पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो क्या था, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।